दोस्तों, क्रिमिनल कोड प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज की ये 4th क्लास है जिसमें हम बता रहे हैं क्रिमिनल मैटर्स को जुडिशियल सिस्टम कैसे डील करता है, कोर्ट्स में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वकील कैसे डील करते हैं उनके पास जब कोई क्रिमिनल मैटर आता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 156 सीआरपीसी के बारे में, सेक्शन 156(3) और सेक्शन 202 के अंदर मैजिस्ट्रेट को दी गई पावर्स में क्या फर्क है उसके बारे में जानेंगे। 156(3) की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो कंप्लेनेंट के पास क्या रास्ता बचता है, और अगर मैजिस्ट्रेट अक्यूज के अगेंस्ट 156(3) में एफआईआर करता है तो उसके पास क्या रेमेडी है। सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इन्वेस्टिगेशन की क्या पावर है, ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। कहां से एलएलबी की आपने? ये पीआईएल डाली आपने? हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर। एक बार नजर मार लेते हैं सेक्शन 156 के ऊपर। पुलिस ऑफिसर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 156 डील करता है पुलिस की पावर को टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एनी ऑफिसर in charge of police station may, without the order of magistrate, investigate any cognizable case which a court have jurisdiction over the local area within the limits of such station. No proceedings of police officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate. Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. जैसे कि हमें पता है कि जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है, हमारे पास ऑप्शन बचता है 156(3) सीएमएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करने का। सीएमएम या सीजीएम फिर उस कंप्लेंट को असाइन करते हैं कंसर्न मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और फिर वो आगे उससे डील करते हैं। Friends, the power under the section 156(3) of CRPC is exercisable at pre-cognizance stage before he takes cognizance under 190 or A of the CRPC. An order made under section 156(3) is in the nature of intimation to the police to exercise their plenary powers of investigation under 156(1). तो बात तो साफ है कि जो 156(3) के अंदर ऑर्डर दिया जाता है वो इस तरीके का होता है कि पुलिस को बता रहे हो कि हाँ जी, आप जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, चलो इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आपके पास पावर 156(1) के अंदर आप कर नहीं रहे हो, आप करो। अब इसके अंदर एक बहुत ही फेमस जजमेंट है सुभा करण लुहार वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है मजिस्ट्रेट के लिए कि वो उनको जब 156(3) की एप्लीकेशन आए तो उसके साथ कैसे डील करना है। Of course, it is open to the magistrate to proceed under Chapter 12 of the Code when an application under Section 156 of the Code is also filed along with the complaint under 200 of the Code if the magistrate decides not to take cognizance of the complaint. However, in that case, magistrate, before passing any order to proceed under Chapter 12, should not only satisfy himself about the prerequisites as aforesaid, but additionally, he should also be satisfied that it is necessary to direct police investigation in the matter for collection of evidence, which is neither in the possession of the complainant nor can be produced by the witnesses on being summoned by the court. The matter is such which calls for investigation by a state agency, and the magistrate must pass an order giving cogent reasons as to why he intends to proceed under Chapter 12 instead of Chapter 15 of the Code. तो इस बात से हमें ये तो समझ में आ गया कि मैजिस्ट्रेट को रीजन बताने चाहिए कि क्यों चैप्टर 12 में 156(3) के अंदर वो प्रोसीड कर रहे हैं, चैप्टर 15 में नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, 156(3) की एप्लीकेशन के साथ कंप्लेनेंट का एफिडेविट और उसके साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर को भेजी गई कंप्लेंट की कॉपी और पोस्टल रिसीव उसके साथ में एनेक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे मैजिस्ट्रेट ये नोट कर लेते हैं कि कंप्लेनेंट ने 154(1) के अंदर और 154(3) के अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए हैं
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस होते हैं। तो आप सोचेंगे कि क्या आप मजिस्ट्रेट उसके अंदर भी कॉग्निजेंस लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट सेक्शन 202 एक सीआरपीसी में कॉग्निजेंस लेने के बाद भी मैटर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को सौंप सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टेज पर हम आ गए हैं। अब इस स्टेज पे हम बात कर लेते हैं 156(3) और सेक्शन 202(1) में मजिस्ट्रेट को दी गई पावर्स में क्या फ़र्क है ये जान लेते हैं। दोस्तों, 156(3) में दी गई पावर टू ऑर्डर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अलग है 202 में दी गई डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। 156(3) प्री कॉग्निजेंस स्टेज में एक्सरसाइजेबल होती है और 202 पोस्ट कॉग्निजेंस। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मजिस्ट्रेट 156(3) को कॉग्निजेंस से पहले इन्वोक करते हैं, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने 191A में कॉग्निजेंस ले लिया है तो वो वापस प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे स्विच नहीं कर सकते। 156(3) में दिया गया ऑर्डर एक पुलिस को इंटीमेशन का काम करता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। ये इन्वेस्टिगेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो चार्जशीट पर आकर के खत्म हो जाता है। सेक्शन 202 अब एक्शन में आता है जब कुछ एविडेंस कलेक्ट हो जाता है और मजिस्ट्रेट को प्रोसीड करने के लिए और एविडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए 202 में फ्रेश केस इनिशिएट नहीं होता। इसमें मजिस्ट्रेट को प्रोसीड करने के लिए असिस्ट किया जाता है। हमने 202 और 156(3) की पावर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या रेमेडी अवेलेबल होता है कंप्लेनेंट के पास आफ्टर डिसमिसल ऑफ 156(3) एप्लीकेशन। भाई मजिस्ट्रेट साहब ने जो आपने एप्लीकेशन लगाई तो कह दिया कि नहीं जी, हमको नहीं लगता इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, आप ले जाइए, बेबुनियाद आपका केस लग रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? दोस्तों, अगर कंप्लेनेंट को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कोई एरर एज टू जुरिस्डिक्शन या एज टू लॉ लगता है, देन इन दैट केस रिवीजन कोर्ट अंडर 401 CRPC is empowered to interfere with the jurisdiction of trial। तो आप रिवीजन कोर्ट के पास जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर के बता सकते हैं कि जी ये देखिए, ये इन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन का कुछ एरर करा है, इन्होंने लॉ पॉइंट के ऊपर कुछ गलत समझा है और ये गलत है इनका ऑर्डर। तो आप आगे अप्रोच कर सकते हैं रिवीजन कोर्ट में। दोस्तों, जब भी रिवीजन कोर्ट पिटीशन फाइल की जाएगी तो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस भेजना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऑपोजिट पार्टी को भी तो मौका मिले कि वो इस पिटीशन को अपोज कर सके। इसमें एक केस है किशन लाल वर्सेस धर्मेंद्र बाफना, 2009 सुप्रीम कोर्ट। इट इज करेक्ट दैट रिविजनल कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर विद discretionary jurisdiction exercised by learned magistrate unless a jurisdictional error or an error in law is noticed। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अक्यूज के पास क्या रेमेडी अवेलेबल होता है टू चैलेंज द डायरेक्शन इशूड टू पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एंड अगेंस्ट हिम। उसके खिलाफ जो FIR हो गई है उसके लिए वो क्या कर सकता है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि रिवीजन कोर्ट के पास ट्रायल कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के साथ इंटरफेयर करने की पावर रहती है। वो दे आर एम्पावर्ड टू इंटरफेयर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट टू ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। जब कंप्लेंट 203 और 204 में डिसमिस हो जाए या कोर्ट अक्यूज को डिस्चार्ज कर दे कि जी इसने कुछ नहीं करा, ये हमारी नज़र के अंदर ये बेगुनाह है, तो उस केस में दोस्तों सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास सेक्शन 398 में कंप्लेंट में इंक्वायरी करने की पावर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे लिए कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर छोड़ें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो बिफोर ट्रायल।